तो मेरे मन में भी वो बचपन से था कि भाई इन्होंने जहर दे के मारा है बाबा साहब को। अच्छा, ये वाली क्या कंट्रोवर्सी थी? ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे, सब हमारे जो बुजुर्ग सब वही बताते थे, ये ब्राह्मणी है, इसने घात किया। तो माई साहब को जब पहली बार मिला मैं, तो मैंने उनको पहला सवाल वही पूछा कि भाई हमारे लोग ऐसे कहते हैं कि, हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग उस वक्त मुझे कोई उनके बारे में आदर नहीं था मन में, एक तरह से मुझे गुस्सा ही था मन में एक प्रकार से। तो मैंने उनको पहला सवाल वही पूछा कि हमारे लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपने बाबा साहब को जहर दिया करके। जय भीम एवरीवन। आज हम जो है विजय सुरवाड़े सर के घर पे हैं, जिनको बाबा साहब का एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, क्योंकि इनके पास बाबा साहब का बहुत बड़ा फोटोज़ का कलेक्शन है और लेटर्स का कलेक्शन है और काफ़ी सारे रेफरेंसेस भी हैं। तो किसी को भी अगर फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर पब्लिशर्स है, तो वो विजय सर के पास में आते हैं। और हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है भंडार है किताबों का, एक लाइब्रेरी है इतनी बड़ी। और पीछे यहाँ पे बाबा साहब की बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, यहाँ पे देख सकती हैं, लेंसेज हैं इसमें, बाबा साहब के डेंचर्स हैं, स्टैम्प पेपर के ब्लॉक्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो उनका डॉग था उसकी जो है चेन भी है। तो हम बात करेंगे इस एपिसोड में विजय सर से कि जानेंगे उनके बारे में और उन्होंने किस तरीके से बाबा साहब के जो फोटोग्राफ्स हैं कैसे कलेक्ट किए। माई साहब के बारे में भी जो है हम काफ़ी जानेंगे, क्योंकि विजय सर ने काफ़ी सारा टाइम जो है माई साहब के साथ में बिताया है। तो जय भीम सर, वेलकम टू बहुजन लाइफ मैटर। जय भीम। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो पर्सनल लाइफ है, जर्नी है, वो कैसा था? See, I am originally from Bhusawal. My date of birth is 30th June 1953. और मैं एकदम गरीब फैमिली से बहुत, मेरे पिताजी क्लार्क थे नगर पालिका में। बचपन मेरा वहाँ गया, मैं 9वीं तक वहाँ पढ़ा हूँ भुसावल में। उसके बाद मैं जो बाहर निकला तो मैं बाहर ही हूँ। बम्बई में मैं आया हूँ 1970 में आया हूँ। 70 में मैंने सिद्धार्थ कॉलेज में एडमिशन लिया और तब से मैंने ग्रेजुएशन किया, लॉ किया और बाद में मुझे 78 में नौकरी लग गई। 78 में शादी हो गई मेरी। आई रिटायर्ड एज डिप्टी जनरल मैनेजर फ्रॉम IDBI बैंक। मैं रिटायर्ड हो गया डिप्टी जनरल मैनेजर इन 2013। सिंस देन आई एम रिटायर्ड एंड आई एम होल टाइम आई एम डिवोटिंग इन राइटिंग बुक्स ऑन। सो अभी कम से कम 13-14 किताबें वेरियस लेवल में मेरी चालू है और शायद 14 अप्रैल में 3-4 किताबें आ जाएगी। तो उसमें जीवन पट है, यानी डिटेल्ड क्रोनोलॉजी, वो 3 वॉल्यूम्स में है। वो पॉपुलर प्रकाशन प्रकाशित कर रही है। तो 2 वॉल्यूम का काम ऑलरेडी हो गया। 3rd वॉल्यूम मैंने फिनिश करने में आया हूँ मैं अभी। उसके बाद कार्टून का निकल रहा है और लोकवांग मैंने जो निकाले थे मेरे सिलेक्टेड स्पीचेस इन मराठी, उसकी भी 5 एडिशन ख़त्म हो चुकी है। 6ठी एडिशन में थोडी रिवाइज करने वाला हूँ। उसके डॉक्टर आंबेडकरांच्या सहवासातील आठवणी जो उनके जो कलीग थे उनकी जो है, उसकी भी 4 एडिशन ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। 5th एडिशन मैंने रोकी है क्योंकि उसको मुझे थोड़ा अपडेट करना है। उसके अलावा उसका सम्यक प्रकाशन ने उसका हिंदी एडिशन भी निकाला है, समकालीन सहकारांच्या आठवणीतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। और कम से कम 12-13 किताबें मेरी वेरियस स्टेजेस में है। कोई प्रेस में है, कोई कुछ ग्रंथों के DTP आ चुके हैं, मुझे प्रूफ चेक करना है। लेकिन इतना मैं बिज़ी हो गया हूँ क्योंकि सारी दुनिया भर से डिमांड रहती है। हर एक को फ़ोटो चाहिए होते, किसी को रेफरेंस चाहिए होता, लेटर की कॉपियाँ चाहिए होती है। तो लेकिन मैं कुछ भी हाथ का यानी मैं शेयर करता हूँ सभी से। दुनिया भर से लोग मेरे तरफ आते हैं और मैं एक मिशन के तौर पे ये काम को समझता हूँ, क्योंकि मैंने 50 साल से ज़्यादा मैंने मेरी
ज़िंदगी इसमें खत्म सर्च की है। नौकरी करके मैं सब करता रहा और बच्चों को भी मैंने अच्छी तरह पढ़ाया। बच्चे भी मेरे अच्छे जगह है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। आपके साथ भी कभी कास्टिज्म वगैरह हुआ है? बचपन में एक दो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं सिटी में रहता था ना, भुसावल सिटी है। लेकिन मेरे एक फ्रेंड के घर में एक बार गया था, तब उसकी माँ ने बताया, पूछा मुझे कि भाई कौन जात का है। मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से मैं चौथी पाँचवीं में होगा उस वक्त। तो मैंने कहा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो बोले तू बाहर है, तो घर में कैसा आ गया? वो सिर्फ बोली बाहर जा तो मुझे उस वक्त तो सच बोलूँ, मुझे समझा भी नहीं उस वक्त, लेकिन उसने ये कहा कि बाहर जा। दूसरा एक इंसिडेंट ऐसा है कि जब हम स्कूल में थे, मैं शायद पाँचवीं में होगा, चौथी या पाँचवीं में होगा, तब जो सोकाल्ड मराठा, आज के जो मराठा बोलते हैं ना, वैसे थे। और मैं स्कूल में था और मेरी एक खासियत थी कि मैं हमारे टाइम में 11वीं तक होता था, यानी प्राइमरी स्कूल चौथी तक, हाई स्कूल 5वीं से 11वीं तक रहती थी। ऐसा स्कीम था उस वक्त का। जब मैं चौथी या पाँचवीं में होगा, तब वो मराठा लोगों ने जो कलीग थे साउथ में, तो कुछ झगड़े होते थे। उस ज़माने में वो अलग की स्लेट आती थी, वो थोड़ी पत्थर टाइप रहती थी, उसमें लिखते थे पेंसिल से, और उसकी फ्रेम रहती थी, वुडन फ्रेम। तो झगड़ा होता था तो फिर वो बचपना था। तो वो एक बार हुआ क्या कि ऐसे कुछ हमारे बच्चों में घर स्कूल के अंदर, आई स्टिल रिमेंबर दैट प्लेस, दैट रूम। तो ये मराठा लोग बोलने लगे, अरे ये धेड़ है, हाँ ये बड़े का खाते हैं। तो मुझे उस वक्त कुछ मालूम नहीं पड़ा बड़े का मतलब क्या है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी ज़िंदगी में बीफ नहीं खाया। हम सिटी में रहते थे और मैंने कभी नहीं खाया वो बीफ वगैरह। तो मैंने फिर घर में जाके पूछा कि धेड़ का मतलब क्या है, और ये 12 नंबर खाते। तो मुझे बताया गया कि भाई धेड़ मतलब जो जिसको स्पर्श नहीं करना, जो अछूत होते हैं, उनको धेड़ कहते हैं। तो एक कास्ट स्लर की तरह। हाँ। और दूसरी बात ये कहा कि 12 नंबर क्या, तो 12 नंबर बोले तो बीफ। तो मैं तब से मेरे मन में आ गया, तब तो बाबा साहब पढ़ा भी नहीं था मैंने, तब से मेरे मन में आ गया कि अगर ये खाने से हमको ये समझ, हालांकि मैंने खाया नहीं था, लेकिन उस वक्त मैंने मन पक्का कर लिया कि ज़िंदगी में कभी नहीं खाऊंगा ये। अगर ये खाने से हमें एक कम समझते हैं तो हम नहीं खाएंगे कभी ये। हालांकि जब हमारा जो ओरिजिनल देहात था हमारा, तो उस ज़माने में वो मार्केट से लाते थे, क्योंकि गाय का मांस। तो उस टाइम पे गाय का मांस हिंदू खाते थे? हिंदू ने हम लोग। हाँ। देहात में, हमारे घर में नहीं, देहात में जो हमारे रिलेटिव थे वो लोग खाते थे, लेकिन वो मार्केट से लाते थे। और उसकी वजह आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो उसकी वजह फाइनेंशियल है, क्योंकि जो बकरे का मटन था उनको परवड़ता नहीं था, उस वक्त महंगा रहता था और बीफ सस्ता रहता था। तो ये कारण था शायद आर्थिक, लेकिन मैंने नहीं खाया ज़िंदगी में कभी। तो एक दो प्रसंग मेरे जीवन में आए थे जिससे मालूम पड़ा कि हम अस्पृश्य है। इसके अलावा फिर सिटी होने की वजह से बाद में कभी भी मुझे इस टाइप का अनुभव नहीं आया। तो बाबा साहब और बुद्धिज़्म की तरफ कब इन्फ्लुएंस हुआ? बुद्धिज़्म का बाबा साहब पढ़ने के बाद, हाँ, तो एक्चुअली देखा जाए हाँ। तो बाबा साहब के बारे में जो मेरे मन में बचपन से ही बहुत आकर्षण था, उसकी वजह ऐसी थी। लेकिन नाना थे हमारे और वो भुसावल में ही रहते थे, वो गार्डनर थे, माली थे रेलवे में। लेकिन आज मुझे उनका बहुत आश्चर्य लगता है कि वो अनपढ़ होते हुए भी, वो सिर्फ, उनका नाम सखाराम था, तो सिग्नेचर करते थे वो सकाराम, ख नहीं लिखना नहीं आता था उन्हें, इतने अनपढ़ थे। लेकिन वो बहुत स्टाउंच फॉलोअर ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन बाबा साहब की कहीं पर भी सभा रही तो वो जाते थे, अटेंड करते थे। तो बचपन में हम लोगों को, बच्चों को वो वही बोलते थे हमेशा बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब इतने विद्वान थे, उन्होंने इतना किया, हमको हक मिला के दिया, हमको इंसानियत दी। तो वो जो इम्पैक्ट उनका रहा, तो मेरे मन में, हालांकि मैं वो उस वक्त चौथी पाँचवीं में होगा, तब से मुझे एक आकर्षण उनका निर्माण हो गया मन के अंदर कि भाई जितना हमारे लिए किया है इन्होंने। तो उस उत्सुकता से मैंने फिर उनके फ़ोटोग्राफ जमा करने की कोशिश की। हालांकि उस ज़माने में ओरिजिनल फ़ोटो क्या है, या कलर फ़ोटो या नकली फ़ोटो को सब मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन मुझे पेपर में भी आया हो कोई फ़ोटो बाबा साहब का, तो मैं काट के उसको एक नोटबुक में चिटका के रखता था। शायद वह कहीं पर होगा नोटबुक, और कहीं ना कहीं रखा होगा मैंने वो, क्योंकि इतना भी बढ़ गया है मेरा पसारा, तो कहीं ना कहीं है वो।
इस तरीके से मैं, और उस ज़माने मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी होती थी, जो जो मैरिज इनविटेशन कार्ड रहता था तो पतले कागज़ में ही छापते थे वो, लेकिन एक काल्पनिक चित्र रहता था उसमें। बाबा साहब का फ़ोटो रहता था, पीछे बुद्ध का फ़ोटो रहता था, और जो दूल्हा दुल्हन हार लेके पूजा कर रहे हैं उनकी, इस तरीके से इनविटेशन उस वक्त रहता था। वो भी मैं जमा करके रखता था। लेकिन दिन ब दिन वो आकर्षण बढ़ते गया, जमा करते रहा। लेकिन मैं जब 1970 में मैं बम्बई में आया, फिर मेरी वो इच्छा थी, बाबा साहब ने जो कॉलेज निकाला है वहाँ पढ़ना चाहिए करके। तो बम्बई में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ओरिजिनल फ़ोटो कौन सा होता है और काल्पनिक फ़ोटो कौन सा होता है। और उस दृष्टि से फिर मैंने ये शुरू किया स्टूडियो में जाने का, जहाँ हमारे लोगों की बस्ती थी। नायगांव है, लोअर परेल है, खार है, या वर्ली है। यहाँ पर घूम घूम के मैं सारे स्टूडियो में यही काम करता था, मैं घूमते रहता था। जहाँ भी स्टूडियो देखा जाके पूछता था, भाई आपके पास कुछ है क्या बाबा साहब का है, इस तरीके से। और फिर मुझे मालूम पड़ गया कि भाई ओरिजिनल फ़ोटो कौन सा होता है, काल्पनिक फ़ोटो कौन सा होता है। इस तरीके से फिर वो शुरू किया मैंने ढूंढना। अगर मैं मैसेज मिल जाए भाई इसके पास फ़ोटो है, तब तो मैं जाके वहाँ पर जाता था, और जैसा भी हो मैं कोशिश करता था किसी न किसी तरीके से वो फ़ोटो लेने की। और वो दिन ब दिन में ऐसा बढ़ते गया, जैसा जैसा मालूम होते गया ऐसा ऐसा जमा होते रहा। तो आज 50 साल से ज़्यादा हो गए जो मैं ये सब जमा कर रहा हूँ। और वैसे मेरे पिताजी के भी एक भाई, दो भाई थे। वो दोनों ने बाबा साहब को उनके गांव में जब फैजपुर और सावदा में मीटिंग हुई थी बाबा साहब की, और भूसावल में भी होती थी, तब वो आते थे। तो उन्होंने बाबा साहब को देखा है, मेरे पिताजी ने देखा नहीं है एक्चुअली। बाबा देखा है, 54 में आए थे भूसावल में वो इलेक्शन के टाइम में, तब मेरे पिताजी ने देखा है। तो वो जो दो लोग थे जो मेरे पिताजी के बड़े भाई थे, तो एक तो यानी फार्मर था, लेकिन बहुत वो भी मीटिंग अटेंड करते थे, वो भी बाबा। और मैं जो दूसरे जो मेरे पिताजी के भाई थे वो टीचर थे, तो वो उनके तरफ प्रबुद्ध भारत आता था, तो वो मुझे पढ़ने को देते थे, ये पढ़ बेटा, इस तरीके से। तो ये तीन लोगों से मुझे बहुत स्फूर्ति मिलती रही उस वक्त कि बाबा साहब के बारे में। स्फूर्ति बोले तो आकर्षण निर्माण हुआ मेरे मन में, और उस आकर्षण के बदौलत, और मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, मैं खुद आर्टिस्ट भी हूँ, मैं कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन मेरी बहुत अच्छी है चित्रकला। तो उस और मैं फ़ोटोग्राफी की मुझे बहुत शौक़ था। और फिर मैं इस फ़ोटो का जमा करते 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 चलते रहा। फिर स्टूडियो से कहाँ मिले, कहाँ न कहाँ लिंक लगते रहे हर तरीके से। और वो ज़माने में कोई दिखाता भी नहीं था, फ़ोटो होकर भी दिखाता नहीं था। आज के ज़माने तो बहुत ईजी हो गया है, नेट में डाल दो। और वो नेट में मैंने देखे कि मेरे एल्बम से ही सब कॉपी करके डाले है उसमें। मैं पहचान सकता हूँ मेरे फोटोग्राफ, हाँ, क्योंकि मैंने कहाँ टचिंग की है मुझे मालूम है। इवन जो दिल्ली में फ़ोटो लगे हैं उसमें स्टिकर है मेरे नाम के। मैं तो गया नहीं अभी तक वो नया म्यूजियम देखने, लेकिन मुझे डॉक्टर स्कॉट ने बताया, डॉक्टर ज्योतिकर ने बताया, शांति स्वरूप बौद्ध ने बताया, और कई लोग बताते हैं। तो मेरे फ़ोटो से ही वो फ़ोटो निकाल के वहाँ पे लगे, और वो जो उनको बताया भी, जो वहाँ पे अभी शर्मा करके कोई है, उनको ही बताया तो कि भाई ये सुरवाड़े। और वहाँ पे मैंने सुना कि वो कैप्शन भी कई जगह गलत है। तो ऐसा कोई कॉपीराइट वगैरह होता है? कॉपीराइट होता है, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं वो। तो ये जो है डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल, जो जहाँ पे बाबा साहब का डेथ हुआ था अलीपुर 26 रोड पे, वो वाला मेमोरियल की बात करते हैं? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने भी दो म्यूजियम्स बनाए हैं जो सिम्बाइसिस में आज फोटोग्राफ दिख रहे हैं, सब वो मेरी आइडिया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुजुमदार और वो माई साहब ने सब सामान दिया बाबा साहब का वहाँ पर। और मैं 1982 से बिगिनिंग से, जब से वो सामान आया तब से मैं कनेक्टेड हूँ। और जो सामान बाबा साहब का वहाँ रखा है, आज देख रहे हैं आप, वायलिन है, कुर्सियाँ है, बर्तन है, उनके गादियाँ है, उनके ब्लैंकेट्स वगैरह, उनके खुद के कपड़े है, जूते हैं, ये सारा मैं कई साल तक, ये म्यूजियम होने तक मैं जाकर साफ़ सफाई करता था। वो कपड़ों को मैं धूप में रखता था, पेपर बिछाकर, टाकी थी वहाँ पर, अभी सब चेंज हो गया वो। तो बाद में वो स्मारक हुआ तो बाबा ऐसे हम लोग एक बार ऊपर गए ऐसे घूमते हुए, तो जो गुंबज है उसके अंदर की साइड जो है, तो मैंने उनको पूछा मुजुमदार जी को कि यहाँ पर क्या रहेगा। तो बोले कुछ नहीं, इधर से चढ़ने का उधर से उतरने का। तो मैंने सजेशन दिया कि लोग ऊपर से क्या देखें, उसके बजाय अपन यहाँ अगर बाबा साहब की जीवनी लगाएंगे तो लोगों को भी नॉलेज भी बढ़ेगा और एक अलग स्पिरिट उनको आ जाएगा इसमें। तो वो ताबड़तोड़ उन्होंने मान्य कर लिया। और माई साहब ने ये कहा कि भैया इस तरीके से पहला म्यूजियम है बाबा साहब का जो उनकी बिलोंगिंग्स रखी है, तो ये स्तूप होना चाहिए, बुद्धिस्ट स्तूप होना चाहिए।
और वो मुजुमदार जी ने ताबड़तोड़ मान्य किया। और माई साहब और मैं मिलके फोर्ट में हमने सारी दुकानें ढूंढ के जितने भी किताबें थी बुद्धिस्ट कल्चर स्कल्पचर की सब खरीदी माई साहब ने, और मैंने खुद जाकर मुजुमदार को दिया। और उस उन किताबों के आधार से वहाँ पर दातार करके एक आर्किटेक्ट था जो जिसने इसका डिज़ाइन बनाया सब, तो उसको हमने वो किताब दी, मैंने मुजुमदार को दी। और उन किताबों का स्टडी करके दातार ने जो आज मॉडल देख रहे, और पहले उसने थर्माकोल का बनाया था, और मैं माई साहब के साथ और मुजुमदार हम जाके देखे थे। माई साहब ने वहाँ अप्रूव किया कि बराबर है, और उस हिसाब से आज जो म्यूजियम खड़ा है ये माई साहब ने कहा बुद्धिस्ट होना चाहिए। ये माया और मुजुमदार जी ने हर बात मानी हमारी। मैंने कहा यहाँ पे फ़ोटो लगने चाहिए, ताबड़तोड़ मान्य किया। तो वहाँ पे जो लगा वो भी मेरा कलेक्शन है। उसके बाद अभी आइरोली का जो म्यूजियम बनाया नई मुंबई कॉरपोरेशन ने, उसका भी मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन था, और अभी कल्याण में भी हो रहा है। ये म्यूजियम कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, और इधर का भी काम चालू है। तो ये तीनों ये जो म्यूजियम्स है सब ये मेरे संकल्पना से बने हुए हैं, और मेरी आइडिया है। उसमें जो कुछ है, जो मुझे चाहिए वैसा मैंने किया है। मुझे फुल फ्रीडम दिया था सब लोगों ने, और मैं उनका आभारी हूँ। तो सर आपने माई साहब के साथ काफ़ी काम किया है, तो उनसे मुलाकात कैसे हुई पहली बार? मुलाकात मेरी, मैं स्टूडेंट था, क्योंकि माई साहब दिल्ली में रहती थी। 56 से वो 70 तक दिल्ली में रहती थी, मेहरौली में रहती थी वो, और 67 तक वो अलीपुर रोड में रहती थी। 67 में एक्सपर्टी डिसीजन दिया कोर्ट ने, और उसको सील किया गया बंगला, और सब सामान बाहर निकाला गया, जो आज सिम्बाइसिस में दिख रहा है वो भी। तो माई साहब ने वो सामान जो था, माई साहब को खुद को रहने को नहीं था वहाँ पर, इसलिए उन्होंने वो सामान शंकरानंद शास्त्री, सोनलाल शास्त्री और रट्टू इनके पास रखा, क्योंकि उनको खुद को रहने को जगह नहीं थी। फिर उन्होंने वो मेहरौली में एक जगह लेकर वहाँ पर 2 रूम, और उस वक्त रट्टू ने हेल्प की उनकी, और वहाँ पर दो रूम बना के वो 67 to 70 वो वहाँ रहती थी। तो बाद में क्यों अकेली रहती थी, तो रट्टू उनको हेल्प करता था उस वक्त। रट्टू ने खुद मुझे बताया, माई नहीं बताती थी। तो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा, बहन और उनके जो जीजा जी वगैरह थे, अब पप्पा करके थे, पप्पा भुलेशकर, तो उन्होंने कहा अकेले क्यों रहती, तो आप बम्बई को आ जा अभी। तो फिर वो 70 में माई साहब मुंबई में आई, और माई साहब को ढूंढ के निकाला। बाविस्कर करके एक थे, उन्होंने उनको पहले बार ट्रेस किया, और उनसे कांटेक्ट बढ़ाया उन्होंने। तो फिर माई साहब उनके घर में आती थी, दादर ईस्ट में रहते थे, और मेरी उनकी पहचान हो गई थी वो फ़ोटो की वजह से, क्योंकि मैंने सुना था उनके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स है। तो उनके पास वीर स्टूडियो के कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, और तब मुझे वो वीर स्टूडियो का भी पता लगा। और वो वीर जो बिगिनिंग के जो फोटोग्राफ है बाबा साहब के सिंगल, और जो ग्रुप फ़ोटो है राजगृह का, वो सब वीर स्टूडियो में निकाले हुए। तो माई साहब उनकी तरफ आना जाना शुरू किया। बाद में फिर राजा डाले, ये लोग की भी पहचान हुई बाविस्कर के घर में। जो पैंथर के जो मीटिंगें होती थी वो बाविस्कर के घर में होती थी। तो मैं ऐसा अचानक चला गया बाविस्कर को मिलने, तो माई साहब बात थी ऑलरेडी। तो मेरे मन में भी वो बचपन से था कि भाई इन्होंने जहर दे के मारा है बाबा साहब को। अच्छा, ये वाली क्या कंट्रोवर्सी थी? ये बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे, सब हमारे जो बुजुर्ग सब वही बताते थे, ये बामनी है, इसने घात किया। और जो आटा पीसते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चक्की, हैंड चक्के बोलेंगे अपन उसको, मराठी में उसको जाता बोलते हैं, जाता। तो वो बचपन में हम जब देहात में जाते थे तो वो गाने बोलते, वो पीसने के टाइम पास। तो उसमें बाबा साहब के जीवन पे गाने रहते थे, उसमें ये बोलते थे वो कि बामनी ने घात केला, जहर घातलं। तो मेरे दिमाग में भी वही रहता ना बचपन से, जो इम्पैक्ट रहा हो। तो माई साहब को जब पहली बार मिला मैं, तो मैंने उनको पहला सवाल वही पूछा कि भाई हमारे लोग ऐसे कहते हैं कि, हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग उस वक्त मुझे कोई उनके बारे में आदर नहीं था मन में, एक तरह से मुझे गुस्सा ही था मन में एक प्रकार से। तो मैंने उनको पहला सवाल वही पूछा कि हमारे लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि आपने बाबा साहब को जहर दिया करके, तो आपका, हालांकि अब मैं सोचता हूँ तो लगता हो कि कितना इमैच्योरिटी है। नेचुरली मेरा उम्र उस 18-19 साल का उम्र था, तो वो एज में मैच्योरिटी कैसे रहेगी। और ये बचपन से सुनते आ रहे थे, और एक गुस्सा था मन के अंदर एक प्रकार से। तो मैंने डायरेक्ट उनको वो सवाल पूछ तो लिया मैंने, लेकिन वो बाद में मुझे लगा अभी गुस्सा हो जाएगी, मुझे बोलेगी, हकाल देंगे वहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। थोड़ा टाइम वो साइलेंस रही, सीरियस हुई थोड़ी। बाद में हंसते हंसते मुझे बोली कि तू नया क्या पूछ रहा है, सालों साल मैं तो यही सुनते आ रही हूँ। और बाद में
जब यानी जो मेरे जो व्यू है उसको पॉजिटिव करने में राजा डाले कार्मिक होते हैं, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रहता था सिद्धार्थ विहार में, वो भी था। सारे जितने पैंथर वाले आज है, रामदास आठवले, अरुण कांबळे, नामदेव डासार, ये सारे लोग राजा डाले सब हॉस्टल में रहते थे। तो राजा डाले से मेरी अच्छी जमती थी, क्योंकि ये मेरा एक शौक़ था हर एक को बाबा साहब के बारे में चर्चा करना, जो बाबा साहब के जो कलीग थे उनको पूछना बाबा साहब के बारे में कि कुछ बताओ तुम्हारे मेमोरीज क्या है, बाबा साहब क्या बोलते थे, कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, इस टाइप से। तो उसमें पॉजिटिव जो थिंकिंग माई के बारे में आई वो राजा डाले ने, उसने पहली बार सोचा कि भाई इनका त्याग कितना बड़ा, ये कितनी खूबसूरत थी, इतनी क्वालिफाइड थी, जिसको चाहे वो अच्छा मिल सकता था। लेकिन उसको मालूम होते हुए भी उन्होंने स्वीकारा प्रपोजल। और ये मैं सोचना शुरू किया। उसके बाद में कीर्त के तरफ में उनकी ऑटोबायोग्राफी और उनका पर्सनल करस्पॉन्डेंस देखने में जाता था, तो उनको प्रीफेस मिली बुद्धा एंड धम्मा की, जिसमें बाबा साहब ने क्लियरली लिखा है कि अटेंडिंग ऑन मी वेर डिस्क्राइबिंग me at some stage they were describing me as a dying flame, and the successful rekindling of this dying flame is due to the medical skill of my wife and Dr. Malvankar who had been attending on me। ये प्रीफेस में है और मुझे बाद में मिली, सब फाइनल कॉपी वगैरह सब मिला मुझे। और ये सब बाद में फिर मैं सोचते रहा। ढाले ने जैसे बताया कि भाई कितना काम हुआ बाबा साहब का। बाबा साहब की उनकी पहली मुलाकात 47 में हुई, वो भी उनकी सहेली थी। उनके पिताजी की बाबा राव करके थे और बाबा साहब की पहचान थी, तो बाबा साहब कभी कभी मिलने जाते थे। कोइंसिडेंटली वो माई साहब वहाँ में डॉक्टर कबीर उस वक्त की वो मिलने आई उनको, फ्रेंड को, और उसी वक्त बाबा साहब आ गए, तो पहली मुलाकात वहाँ पर उनकी हुई। तो राव ने उनको बताया कि तुम ट्रीटमेंट लो, क्योंकि मालवणकर उनकी मिसेस की ट्रीटमेंट मालवणकर करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत नामवंत डॉक्टर है, रेपुटेड है, आप इनकी तरफ ट्रीटमेंट लो, क्योंकि उनकी मिसेस को भी रिलीफ मिला था शुगर में, डायबिटीज़ में। तो इस हिसाब से फिर इत्तेफाक से माई ये जो शारदा कबीर थी उनकी वो जूनियर डॉक्टर करके काम करती थी। तो ये ट्रीटमेंट की वजह से उनका आना जाना शुरू हो गया, उसमें पहचान बढ़ती गई। और बाबा साहब के खत है, बाबा साहब का मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके जीवन जो है ये खुली किताब की तरह है, उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं कभी बाबा साहब ने। और ये सारे लेटर्स है मैंने दिए, माई की किताब में भी दिए, मेरे कलेक्शन में भी है सब, वो सबको उन्होंने लिखा उस वक्त। और हालांकि उनके जो कलीग थे उनका कहना था कि कोई नर्स रखे, क्योंकि आज इंस्यूलिन कोई भी लेता है, आज मैं भी खुद लेता हूँ मेरे हाथ से। उस वक्त वो वही फैसिलिटी नहीं थी ना, उस वक्त या तो डॉक्टर या नर्स ही लगाती थी इंजेक्शन, क्योंकि प्रोसीजर थी वो सब, सिरिंज वगैरह रखना, उसको दे करना, वो कितना लेना है, उसका एमएल वगैरह जो कुछ है, तो उसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो बाबा साहब ने खत में क्लियरली लिखा है कि आप लोगों ने मुझे मैंने पहली बात है उन्होंने ये लिखा कि मैंने रिजोल्यूशन किया था, एक प्रकार से प्रतिज्ञा की थी कि यशवंत के माँ के मृत्यु के बारे में, रमाबाई के बारे में, रमाई के मृत्यु के बारे में मैं शादी नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तो उन्हें एक खत में वो भी लिखा है कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मुझे दो इमिनेंट डॉक्टरों ने दिल्ली के चेक किया और उन्होंने कहा मेरे सामने दो ही ऑप्शन है। ये लेटर में और माई की किताबें डाले हैं मैंने, और कई किताबों में भी आए हैं लेटर है। उन्होंने भाऊराव गायकवाड़ को लिखा, वराले को लिखा, चित्रे को लिखा और डी जी यादव को लिखा। ये सारी बातें लेटर में आई हुई है। उन्होंने ये कहा है कि भाई दिल्ली में जो दो इमिनेंट डॉक्टर का ये वर्ड यूज़ किया है उन्होंने मेरे सामने दो ही ऑप्शन रखे, एक तो दूसरी शादी या जल्दी मृत्यु। लेकिन उनको तो घटना सही में जाना था, अपने लोगों के हक के लिए उनको जीना था। तो उन्होंने ये कहा है कि जब मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, रिजोल्यूशन किया था, उससे मैं गंभीरता से अभी सोच रहा हूँ उसके बारे में, और शायद मुझे तोड़ना पड़ेगा। और आप लोग कहते थे नर्स रखो, तो नर्स रखेंगे तो कोई लोगों को निंदा करने को एक चांस मिल जाएगा। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि नर्स रखने के बजाय मेरी लीगली वेडेड वाइफ पसंद करूँगा मैं, और उस दृष्टि से मैं विचार कर रहा हूँ अभी। लेकिन ऐसी स्त्री मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने समाज में, क्योंकि उनके 3 क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया था कि वो डॉक्टर होनी चाहिए,
क्योंकि वो मेडिसिन टाइम पे देना, इंसुलिन देना, इसके लिए डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत पड़ती थी। आज के जैसा नहीं था उस वक्त। ये पहला क्वालिफिकेशन। दूसरा क्वालिफिकेशन वो सुगरण बोलते मराठी में, यानी एक्सपर्ट कुक होनी चाहिए कि भाई डायबिटीज़ को कौन सा जो परहेज वगैरह रहती है ना, उसका उसको नॉलेज चाहिए। और तीसरा उनके एज को सूट होने वाली चाहिए। तो ऐसी तीनों क्वालिटीज़ रहने वाली स्त्री अपने समाज में मिलना मुश्किल ही है, और दूसरे समाज में भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि मैं ज़्यादा मिक्स नहीं होता हूँ और स्त्रियों से मैं दूर ही रहता हूँ, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं। तो ऐसी स्त्री मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसी एक स्त्री मुझे मिली है, और वो सारस्वत फैमिली से है, और मैं सोच रहा हूँ कि उससे शादी करने का। तो बाबा साहब ने, ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबा साहब ने प्रपोज़ किया है। वो लेटर है मेरे पास बाबा साहब का, वो माई के पास भी नहीं था, वो बाद में मिला मुझे। उसमें माई मुँह से बोलती थी, उन्होंने प्रपोज़ किया। अच्छा। हाँ, तो वो लेटर है 25 जनवरी 1948, और वो लेटर लेके आया शंकरानंद शास्त्री, जो बाद में माई का कट्टर विरोधक बन गया क्योंकि वो प्लेन से आया था। 25 तारीख का लेटर बाबा साहब ने उसके पास दिया, और वो 26 तारीख को उसने माई साहब को हैंड ओवर किया पर्सनली। ये माई साहब ओरली बोलती थी, लेकिन अभी वो प्रूफ मेरे पास मिल गया है। तो उसमें बाबा साहब ने क्लियरली लिखा है कि भाई मुझे अभी ऐसा करना ज़रूरी है मेरे हेल्थ के लिए, और मुझे समाज के लिए काम करना है, और मुझे जीना चाहिए उनके हक के लिए, यानी उसके लिए मुझे शादी करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसी स्त्री मिलना मुझे मालूम है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। तो माई साहब चौंक गई होंगी लेटर। हाँ, है ना। तो वो आगे ही लिखा है कि ये मुश्किल है, लेकिन मेरी जो सर्च है, मैं आपसे शुरू करता हूँ, और आपने ना कहा तो ये मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। इस टाइप से उन्होंने पहला प्रपोजल दिया है। वो लेटर है मेरे पास में, किताब में भी डाला है मैंने। तो पहली बात ऐसी है कि, और उसके पहले साल भर वो जानते थे, क्योंकि वो ट्रीटमेंट को जाते थे वहाँ पर, और वो भी ओपन माइंड के थे। उनके जो फैमिली है, उनकी 2-3 बहनों की तो इंटरकास्ट मैरिज है, भाई की भी इंटरकास्ट मैरिज है। तो फैमिली यानी सुधारणावादी थी। और शादी के पहले बाबा साहब, और वो बाबा साहब कॉफ़ी पीने के लिए लेके जाते थे उनको, वो नाटक देखने के लिए लेके जाते थे शादी के पहले, क्योंकि उतना वो एक फ्रेंडशिप होती है। हम लोग क्या है कि क्योंकि बाबा साहब फॉरेन में रहे, ये भी MBBS 1937 की MBBS है, मामूली बात नहीं है। वो ब्राह्मण हो, कोई भी लेडीज़ ने 1937 में ग्रैंड मेडिकल से MBBS की डिग्री लेना मामूली बात नहीं है। यानी इतने वो प्रगल्भा थी उनकी, यानी मैच्योरिटी इतनी थी। तो इसमें उनके साथ माई को भी कभी संकोच नहीं हुआ, माई यानी शारदा कबीर को। लेकिन ये लेटर आने के बाद वो सीरियसली सोचने लगी क्या करे। तो उन्होंने फिर उनके भाई को पूछा, वसंत कबीर उसका नाम, पिताजी को पूछा। तो उन्होंने कहा भाई हम तो तुझे पसंद है तो कर। तो राजा ढाले वही कहता था कि कोई भी, और मैं आज वही कह रहा हूँ कि कोई भी लड़की, हालांकि आप देखो उनकी जवानी के फ़ोटो, मैं तो उनके ये एज में देखा, हमारे घर में आज रहती थी माई साहब, नहाकर जब वो बालकनी में बैठी थी तो ऐसा तेज उनका ऐसा रिफ्लेक्ट होता था चेहरे से, इतनी सुंदर थी वो, और इतना तेज था उनके चेहरे पर। ऐसी स्त्री जो इतनी पढ़ी लिखी है, और उसको मालूम है कि इनको कितनी बीमारी है। एज का भी डिफरेंस था, करीब 18 साल का डिफरेंस है वो एज में। इतना होते वो एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी त्याग की बात है। कोई भी लड़की तो अच्छा ही उनको मिलता था ना, वेल क्वालिफाइड थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी माई। तो ये त्याग ये ढाले ने पहली बार महसूस किया और बताया। और उस दृष्टि से फिर मैंने जब शुरू किया थिंकिंग हो, और बाद में फिर सब प्रूफ मिलते गए हम अलग अलग इसमें। तो इससे मालूम पड़ता है ना कि कितना त्याग किया है उन्होंने, उनको डिसिप्लिन लगाई पूरे उनके टाइम टेबल को। और इसमें क्या होता था, फिर ये लोग नाराज़ हो गए ना, भाई माई मिलने नहीं देती थी। अभी अपना हम लोग भी देखो ना, अगर सोए तो मिसेस तो यही बोलेंगे भाई सोए, अभी नहीं डिस्टर्ब मत करो उनको, अभी उनका खाने का टाइम है। तो वो सिर्फ वाइफ नहीं थी, डॉक्टर भी थी ना, MBBS डॉक्टर थी वो। तो क्या उस प्रोसेस में कई लोगों का फिर लगा कि हम इतने पुराने हैं, ये कल आई और हमको सिखा रही है, हमको मिलने नहीं देती है वगैरह वगैरह। तो सर ये वाली कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई कि माई साहब ने बाबा साहब को जहर दिया, या फिर नहीं, क्या है कि इसमें ज़्यादातर हाथ जो पॉलिटिकल लोगों का था, और जो लोग यानी माई उनको मिलने नहीं देती थी,
अभी फॉर एग्जांपल सोहनलाल शास्त्री ये आउट हाउस में रहते थे, भाड़ा भी नहीं देते थे, कभी भी उठ के आते थे, तकलीफ देते थे, तो माई ने उनको घर से वहाँ से निकाला। वो फुकट में रहता था वहाँ सोहनलाल शास्त्री। शंकरानंद शास्त्री की वही हालत थी, ये जब भी आते थे मिलने नहीं देती थी। हाँ, और जो पॉलिटिकल लोग थे खास करके, जो खुद को बाबा साहब के पॉलिटिकल वारसदार समझते हैं, उन लोगों को ये डर था कि अगर बाबा साहब जाते तो इसको नेचुरली मिलेगा नेतृत्व या लीडरशिप। और माई साहब का स्वभाव एकदम स्ट्रिक्ट था, वो यानी बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करती थी, जो है मुँह बोल देती थी डायरेक्ट। और मैं भी कई बार बोलता था माई साहब थोड़ा, तो बोले क्यों नहीं बोलूँ मैं, हमको ना नहीं अपन को क्या लेना न देना, फिर किसको क्यों घबराना, ये हमेशा बोलती थी वो। और बोलती थी मैं अम्बेडकर हूँ, मेरा हक है बोलने का। लेकिन उसका परिणाम ऐसा हुआ, और हालांकि उसको उनका एक ही रोल नहीं था, डबल रोल था ना, सिर्फ वाइफ ही नहीं थी, वो डॉक्टर भी थी ना, तो नेचुरली हर जगह वो कंट्रोल होता था। और एक वो अभी एक हमेशा बताते हैं, कोई हिप्नोटिज्म करने वाली एक औरत आई थी, उसका जो कलीग था, उसके लेटर भी है, वह बार बार रट्टू और वो लोग दिखाते हैं वो लेटर। तो माई बताती थी, वो भाई बोले मुझे बहुत चमत्कार, ऐसे बड़े बड़े आँखों में काजल भरा था, और उसका कहना ऐसा था कि वो अंधेरा करेंगी रूम के अंदर, और रूम में सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर वो रहेगी। लेकिन बोले उसकी नज़र ही मुझे कुछ अलग अलग लग रही थी, यानी चमत्कारिक, एकदम स्ट्रेंज। तो माई ने अलाउड नहीं किया, बिकॉज माई एमबीबीएस थी ना। वो कहाँ से आई थी? वो किधर साउथ से किधर से आई थी वो। तो माई हमेशा बोलती थी, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, ऐसे बड़े बड़े काजल भरे थे यहाँ तक, और उसकी जो नज़र थी वो एकदम चमत्कार, नहीं थोड़े क्या हिप्नोटिज्म थी वो करने वाली थी वो। तो माई ने अलाउड नहीं किया उसको। तो उसका जो पीए या कलीग था कृष्णमूर्ति करके, वो लेटर हमेशा डालते हैं, ये खैरमुल ने भी डाला था, इसने भी डाला था। तो मतलब क्या है कि इसमें ये जो जिनका इंसल्ट हुआ था, लगता था कि अपना इंसल्ट हुआ है, अपने को मिलने नहीं दिया, तो गुस्सा था सबके मन में। लेकिन बाबा साहब से तब तक कोई बोल नहीं पाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन बाबा साहब जाने के बाद फिर इन लोगों ने शुरू कर दिया कि, क्योंकि इनको लगता था कि इसको लीडरशिप मिल रही है तो अपने को खड़ा नहीं करेगी, ये डर था उनके मन में। और हालांकि मैंने शंकरानंद को ही पूछा सर, मेरी और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जो इतने उनके विरोध में थे बाबा साहब के, सारे मेरे अच्छे रिलेशन थे सभी से। जो बीसी कामले, जिन्होंने पार्लियामेंट में इशू रेस किया, तो जो लोगों को लगता था कि भाई बाबा साहब के बाद इनको लीडरशिप मिल गई तो अपना कुछ सच्चा नहीं है, अपने को कोई भी इसमें ये नहीं होगा, तो उनका पर्सनल भी कुछ प्रॉब्लम थे जो माई साहब तो सब लोगों ने ये करके एक। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि ब्राह्मण होने से लोगों, हमारे लोग अनपढ़ थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थी ना वो जनरेशन, तो जो लीडर गए थे वही होता गया ना। तो इसकी वजह से फिर वो आसान हो गया। और इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि धनंजय कीर को भी महसूस हुआ था कि और वो हमेशा बोलते थे कि इस औरत पे अन्याय हुआ है, और उनके ऊपर किताब भी लिखने वाले थे। लेकिन माई साहब बोले कि उनको मालूम था मैं माई की तरफ जाता हूँ, तो कीर ने मुझे बोला कि उनकी अपॉइंटमेंट ले लो, तो मैं उनके ऊपर किताब लिखूँगा, इनके ये औरत के ऊपर अन्याय हुआ है। तो माई साहब को मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता, तो माई साहब मेरे ऊपर ही गर्म हो गई थी उस वक्त। बोले तो वो कीर का मेरे को मत बोल, मैं नहीं मिलूँगी उसको, क्योंकि उसने कुछ तो भी लिख दिया, और उसने जो कुछ लिखा वो रट्टू ने जो लिख के दिया उसके ऊपर बिलीव करके लिखा उन्होंने। जैसे रट्टू ने जो कुछ उनको मेमोरीज लिख के दिए, मेरे पास वो कॉपी है उसकी, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी कोई भी देख सकता है। तो उसकी कार्बन कॉपी बॉम्बे जो खैरमुड़े को दी थी वो वहाँ पर है, लेकिन धनंजय कीर को जो ओरिजिनल कॉपी दी थी वो मेरे पास है। धनंजय कीर ने लिख के दिया, लिख के ऐसा विरोध ने वो ऐसा होता, झगड़ा हो गया, फिर वो घूमने गई थी, और फिर वो जमता नहीं था, बाबा साहब गुस्सा होते थे उसके ऊपर, इस टाइप से थोड़ा, यानी डायरेक्ट आरोप न करते हुए उसने एक इंडिकेशन दिया कि भाई ये बाबा साहब खुश नहीं थे इससे, ये बताने का था उनको उसको। तो एक बार हुआ क्या, शंकरानंद शास्त्री मिला मुझे, लेकिन शंकरानंद शास्त्री जब भी बम्बई आते थे मेरे को मिलने बगैर नहीं जाते थे, मेरे से बहुत अच्छे रिलेशन थे उनके। बीसी कामले के सुन, बीसी कामले मेरे घर में 3 बार आए, तो मैंने शंकरानंद शास्त्री से ऐसी बात मैं वो जब पढ़ने के बाद मेरा इमेज जो रट चुका था कि ये विरोधक है माई का,
ये मेरा पक्का हो गया था कि जो लिखा था उसने वो इस तरीके से लिखा है, वो कोई भी जाके देख सकता है और किसी का भी यही कंक्लूजन होगा कि भाई ये विरोध में है माई के। तो शंकरन ने मुझे बताया, अरे वो रट्टू सब करता है उसका, वो घर भी उसने देख के दिया, वो सब उसके घर के काम वो करता था, ये शंकरन ने मुझे बताया। वो पित्तू है, ये यूज़ किया वर्ड उसने, ये रट्टू उसका पित्तू है। तो फिर मैंने माई को पूछा तो बोले बराबर है, वो आता है तो साष्टांग दंडवत करता है मेरे को, मतलब माई उसने ही लिख के दिया है, उसमें डाउट आएगा, ऐसा ही लिखा है सब। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो कॉपी थी उसके मैंने जेरॉक्स करके वो फाइल आज भी मेरे पास है। और माई ने उसमें भी कुछ पेंसिल में कुछ कुछ खाना एक ही है कमेंट्स वगैरह या कुछ जगह कुछ क्वेश्चन मार्क वगैरह किए है, तो वो मैंने दिया। तब तक रट्टू के रिलेशन बहुत अच्छे थे, अच्छा कंटिन्यू करस्पॉन्डेंस है सारा मेरे पास है। रट्टू और माई का जो करस्पॉन्डेंस, माई इधर आने के बाद 70 के बाद में वो कंटिन्यूस टच में था। उसी ने बताया शंकरन ने मुझे कि जो मेरुली का घर था उसी ने बेच के दिया है माई को, और वही सब देखता है उधर, उसकी सारी हेल्प उसने की है। और ये रट्टू ने भी कबूल किया मेरे पास। और जो अलीपुर रोड खाली करने के बाद कुछ महीने माई साहब उसके पास रही है, रट्टू के पास रही है माई साहब को, ये रट्टू ने बताया मुझे। तो रट्टू मुझे ये बता रहा था कि उनको कुछ पैसा देती थी कुछ लाने के लिए वगैरह, तो बाकी पैसा मांगती थी मुझसे। हाँ, वो भी गुस्सा उसके मन में, ये रट्टू ने खुद मुझे बहुत बात बताया था। तो ये इस तरीके से फिर वो मैं फिर माई को दिया। वो बाद में फिर एक बार रट्टू आया उनको मिलने, तो माई ने मुझे फ़ोन किया। माई दिन में मुझे 3-4 बार फ़ोन करती थी कम से कम। तो मैं जो बोली, अरे विजय आज गम्मत झाली मराठी में, आणि आज एक जोक हो गया, गम्मत हो गई जैसे। मतलब क्या काय झालं माई? तो बोले रट्टू आया था। मैंने उसको पूछा कि तू क्या लिख के दिया? तो बोला नहीं मैंने कुछ नहीं लिख के दिया। तो मराठी में उसने बताया, बोला माई ने कि भाई ये फाइल उसके मुंह पे फेंकी मैंने। और वो टाइपिस्ट था रट्टू, और टाइपिस्ट लोगों की एक ब्रिटिश टाइम से, और हमारे बैंक में भी वही स्टाइल थी कि जो भी टाइपिस्ट टाइप करता था उसके नीचे इनिशियल करना एक प्रैक्टिस थी वहाँ पर। हमारे तो रिजर्व बैंक से ही, लेकिन गवर्नमेंट में प्रैक्टिस थी। तो उसने जो कुछ लिख के दिया वो हर पेज के ऊपर इनिशियल किए नीचे, तो नकार नहीं सकता था। तो माई ने बोली, मैं इसके मुंह के ऊपर एक फाइल फेंक के मारी और उसको हकल दिया घर से। बोला मेरे पास आना नहीं, क्या लिख के दे तुम, देख पढ़। तो फिर कुछ जवाब भी नहीं दे पाया ना, जवाब ही दे नहीं पाया। इतना होते हुए 2001 में को उसने मुझे खत लिखा है रट्टू ने, उसको हकल दिया। फिर भी उसकी अपेक्षा, क्योंकि ये सामान जो आज चिचोली में है ये माई ने दिया हुआ सामान है, लेकिन वहाँ पर किसी का माई का नाम नहीं है वहाँ पर। और वो लेटर आप पढ़ो, उसने क्लियरली लिखा है कि माई से जो लेटर थे कि भाई ये सामान मैंने दिया है इसको, और ये उसका जो कुछ डिसीजन है वो ले सकता है, इस टाइप का लेटर है वो। लेकिन माई की याददाश्त चली गई थी, टोटली ब्लैंक हो गई थी मेमोरी। इसके लिए मैं उसको 2001 में साइन करके रट्टू को भेज नहीं पाया। मैं वो लेटर आज भी मैंने डाला है, माई के मैंने जो सेपरेट किताब लिखी है उसमें मैंने डाला है लेटर वो रट्टू का। तो जो सामान है वो सब माई ने दिया हुआ है उसको। अच्छा, तो माई साहेब इधर राजगृह में नहीं रहती थी? नहीं। क्यों? क्या वो बाद में कोर्ट में केस गई ना उनकी प्रॉपर्टी की, तो जो जज था वो जज ने कुछ उनको ये दिया कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला, वो हिसाब से फिर भैया साहब ने कहा मुझे यही चाहिए। तो वो जज के कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूले के अनुसार जिसको राजगृह चाहिए उसने 1 लाख कुछ पैसा देना चाहिए, ऐसा था। तो माई के पास तो कुछ भी नहीं था। बाबा साहब की मृत्यु हुई तो भैया साहब ने खुद एक सभा मैंने सुना हो, और वो डेट वॉज कन्फर्म बाय शंकरानंद शास्त्री कि उनके अकाउंट में सिर्फ 300 रुपये थे बाबा साहब के। और इन लोगों ने माई के एब्सेंस में भी वो घर में जाके देखे। ये शंकरानंद शास्त्री ने मुझे खुद कहा है कि हमको ऐसा डाउट था कि इसने बहुत पैसा दबा के रखा होगा, लेकिन हमने सारा देखा तो कुछ नहीं था। और मैंने ये भी कंफर्म किया था शंकरानंद से कि भैया साहब ने कहा कि 300 रुपये उनके अकाउंट में थे सिर्फ, तो बोले बराबर है ये। तो माई साहिब काफ़ी गरीबी में रही? गरीबी में रहे, मैं बोलता हूँ ना, बहुत गरीब में रही, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो भाई के हिस्से में रहती थी। बम्बई में आने के बाद छोटी सी रूम थी, 8 बाय 10 की रूम होगी वो, इतने छोटे रूम में वो रहती थी। और वो हॉल कॉमन था, किचन कॉमन था, बाथरूम कॉमन था। बाकी वो खुद का जो उनका रहने का रूम था वो वसंत कबीर का हिस्सा था, उसमें वो रहती थी। तो फिर भैया साहब ने वो करके राजगृह उन्होंने लिया, और वो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला के अनुसार माई साहब को
इस तलेगांव की जगह मिली, जो अभी आज है ना, अभी स्मारक हुआ है, वो नगर पालिका ने बनाया है अभी वो। तो वो माई साहब ने बाद में बेचा। मेहरुली में छोटी जगह थी, वो रट्टू ने बेच के दी। और वो पैसा उन्होंने फिर उनका जो बहनोई था पप्पा करके बुलेशकर, उन्होंने वो इन्वेस्ट किया। तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर माई जीती थी। ये मैं खुद अनुभव के बोल रहा हूँ। मैं ये जो इंटरेस्ट मिलता था उसके ऊपर उनका, वो दिन में तो ऐसे ही दिन निकाल लेती थी। कभी कभी मैं गया तो फिर हम लोग वो विसावा करके होटल है, वहाँ पे हम वड़ा सांभर इडली खा लेते थे, या वो सैंडविच मंगवाती थी, सैंडविच खा के, और रात को फिर बहन की तरफ जो बुलेश करते हैं उनकी तरफ वो खाना खाने जाती थी। बाबा साहेब ने जब कन्वर्जन किया 1956 में, तो माई साहेब ने भी कन्वर्जन किया। तो जो माई साहेब की किताब है बाबा साहेब, तो उसमें भी लिखते हैं कि हमारी जो आइडियोलॉजिकल काफ़ी मैच होता था बुद्धा को लेके। उसकी वजह ऐसी है कि जो बीमार पड़ी जब वो स्टूडेंट थी, और वो उनका एमडी करने का एडमिशन भी लिया था उन्होंने एमडी के लिए, और तब वो सीरियसली बीमार पड़ी, तो उस वक्त उन्होंने रीडिंग का शुरू किया। और उस वक्त उन्होंने जो बुद्धिज़्म, और मैं खुद बोलता हूँ, मैंने खुद देखा है कि उनके कलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें बुद्धिज़्म की थी, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें उनके कलेक्शन में। और वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ और बुद्धिस्ट किताबें वो खरीदती थी रेगुलरली और पढ़ती थी। और कभी कभी बुद्धिज़्म के ऊपर वो जो बोलती थी, मैं सही कहता हूँ, मेरे सब दिमाग के ऊपर से जाता था, इतना उनका स्टडी था बुद्धिज़्म का। और इतना ही नहीं, मैं और एक बताता हूँ कि जो डिक्शनरी गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, पाली डिक्शनरी, वो डिक्शनरी की मैंने स्क्रिप्ट खुद देखी है वसंत मोहन की तरह, उसका जेरॉक्स भी मेरे पास है पहले पेज का। बाबा साहब ने सिर्फ एक लाइन लिख के दी है सैम्पल, और सारी जो डिक्शनरी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश की, वो सारी डिक्शनरी माई साहब के हैंड राइटिंग में है। और ये मैंने खुद देखी है वसंत मोहन के पास। 50 साल में 1950 में उन्होंने व्यक्तिगत दीक्षा ली थी ना ऑलरेडी। 2 मई 1950 में बनते आर्यवंश के हाथ से, उस वक्त सदा तिस्सा भी वहाँ पर थे। वो जो महाबोधि सोसाइटी का विहार है, बिरला कॉलेज, बिरला मंदिर के परिसर में ही कहीं पर, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 2 मई 1950 को दीक्षा ली है। और वो दीक्षा लेने के बाद वो रंगून गए हैं, और पब्लिकली उन्होंने अनाउंसमेंट की 2 तारीख को कि मैं वो बुद्धिज़्म स्वीकार करने वाले हैं। जो अंबेडकर भवन की सभा में उन्होंने अनाउंसमेंट पहली बार किया, और बाद में दीक्षा का प्रोग्राम जो नागपुर में हुआ। तो बाबा साहब ने जो है पहले ही दीक्षा ले रखी थी 1956 में दोनों ने दीक्षा ली है। और यहाँ पर भी देखिए बाबा साहब के जो कि पहले बाबा साहब और माई साहब ने ली है दीक्षा, और फिर उन्होंने खुद लोगों को दी है। और जो चंद्रमणि को जो लेटर लिखा है उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि आप सबसे यू बीइंग ए ओल्डेस्ट मंक इन इंडिया। और मैंने स्टार्टिंग ऐसा है, मैंने और मेरे वाइफ ने दीक्षा लेने का निश्चय किया है, ऐसा वर्डिंग है। वो खुद दीक्षा ली उन्होंने, फिर पब्लिक को दी, ये फ़र्क है इसमें। और जो प्रतिज्ञा है, जो 22 प्रतिज्ञा, वो उन्होंने खुद ड्राफ्ट की थी। मेरे पास उसका ड्राफ्ट भी एक है, क्योंकि उसमें बहुत बाद में चेंजेस हुए हैं। मुझे वामनराव गोडबोले ने भी बताया ये कि क्योंकि हर लोकल इसमें अलग अलग भगवान होते हैं, कोकण में देखो तो अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने उसमें से चुन के, वो शायद ज़्यादा होगी पहले, एक में तो हनुमान का भी नाम है, लेकिन वो फाइनल लिस्ट में नहीं है। कई देवों के रवड़नाथ करके कोकण में, कुछ लोगों ने बोला रवड़नाथ चलता है उधर, तो ये फिल्टर करके वो 22 प्रतिज्ञा उन्होंने बनाई। और उसका खासियत ऐसी है कि वो जो पढ़ के दिखा रहे हैं, तो जो डायरी में, वो डायरी नहीं मिलती है, वामनराव को ही पूछा था मैंने, और लेकिन वामनराव गोडबोले ने क्लियरली लिखा है कि वो एक प्रतिज्ञा एक पेज के ऊपर थी। और बाबा साहब ने चश्मा न लगाते हुए पढ़े हैं। आप देखो फोटोग्राफ, मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि बाबा साहब बहुत दृष्टे थे, वो कुछ सिम्बॉलिक ऐसा होना चाहिए वो, कि चश्मा नहीं लगाते हुए, यानी खुली आंखों से उन्होंने ये प्रतिज्ञा दी और स्वीकारी है खुद। तो एक पेज के ऊपर एक प्रतिज्ञा थी, और चश्मा नहीं लगाया उन्होंने, ये वामनराव गोडबोले ने लिखा है। और वो अभी डायरी मालूम नहीं कहा गई वो अभी, क्योंकि इतना ट्रांजैक्शन हुआ, बाद में वो
चंद्रपुर गए, चंद्रपुर से फिर ट्रेन से आए कल नागपुर में, नागपुर से फिर प्लेन से, क्योंकि लट्टू को छुट्टी नहीं थी। एक ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो रेलवे से जाने वाले थे नागपुर से, बट लट्टू को छुट्टी न होने के कारण ये सब लिखा है वामन राव गोडबोले ने। वो प्लेन से ऑन द स्पॉट वो प्लान चेंज करके नागपुर से वो निकल गए। और उनके उस वक्त जो उनके हाथ में जो लकड़ी थी वो मेंढे करके है कर्नल बाग में उनके पास हो, क्योंकि प्लेन में वो अलाउड नहीं लकड़ी लेके जाना, अलाउड नहीं किया था, तो वही छोड़ दिए थे एयरपोर्ट पर। तो वो मेंढे ने रखा है उनके घर में, आज भी है वो जो लकड़ी। एयरपोर्ट इधर गए थे लेकर, वो नागपुर से चंद्रपुर गए, चंद्रपुर से फिर नागपुर वापस आए। तो इस तरीके से वो प्रतिज्ञा उन्होंने 22 दी। और उधर कोई स्पीच नहीं दिया उन्होंने चंद्रपुर में, नहीं उस वक्त चांदा बोलते थे, अभी चंद्रपुर बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर भी 3 लाख लोगों को दीक्षा दी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि 14 तारीख को तो ये दीक्षा दी उन्होंने, प्रोग्राम हुआ। 15 तारीख को उनका स्पीच था, पब्लिक स्पीच। उसके पहले कुछ लोग लेट पहुँचे, तो और स्पीच जो पब्लिक स्पीच के पहले फिर दीक्षा का कार्यक्रम लिया है उन्होंने। और उन्होंने खुद लिखा है कि पहले दिन 3.5 लाख लोगों ने ली, बाद में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने दूसरे दिन ली, और 3 लाख लोगों ने चंद्रपुर में ली। ये लिखा है उनको, वली सिन्हा को जो खत लिखा है उन्होंने, उसमें सब लिखा है ये। बाबा साहब ने लिखा है। और ही वॉज वेरी मच, उनका हर किताब देखो, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। तो जो है मैं तब टोटल 7.5 लाख लोग होते हैं दीक्षा लेने वाले, मैंने पहले दिन, दूसरे दिन और चंद्रपुर, ये तीनों दिन का मिलके 7.5 लाख उन्होंने इंडिकेट किया है। मैंने ये भी पढ़ा है किताब में कि जब बाबा साहब का डेथ हुआ और जो लास्ट राइट्स थे, वो बुद्धिस्ट राइट से किया। हाँ, बुद्धिस्ट राइट से किया, बदन दानंद कौशल्या ने किए वो चौपाटी, वहाँ पे कन्वर्ट भी करवाया। बराबर है। वो क्या है, वो आत्रेय ने भी लिखा है और मैंने भी पढ़ा है जो आप कह रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो इतने लाखों लोग आए थे ना पूरे देश भर से, तो उस वक्त ये आत्रेय ने लिखा है, उससे मैं बोल रहा हूँ। आत्रेय वहाँ पर थे और सबसे प्रभावी भाषण जो वहाँ पर आत्रेय का हुआ, आचार्य आत्रेय का। तो आचार्य आत्रेय ने ऐसा लिखा है कि वे दीक्षा दे रहे थे और उनका भाई हाथ ऊपर करो, मैंने भी किया। तो इसका मतलब मैं बुद्धिस्ट हो गया, ऐसा नहीं है ऐसा लिखा है उसने, आत्रेय ने। तो वहाँ पर भी वो प्रोग्राम हुआ अंत्यविधि में, उनके बाबा साहब की बॉडी को साक्षी रखकर, और वो आनंद कौशल्या ने किया वो, बराबर है। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा इंटरव्यू देखा, इतने टाइम तक रुके रहे, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम।